Hello students, next topic in case of IR spectroscopy, selection rule for IR spectroscopy, or you can say that selection rule for vibrational transition. ऑलरेडी की पॉइंट में हमने पढ़ा है, लेकिन हम उसे थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहे हैं यहाँ पर. चेंज इन डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू होगी, अगर वो पॉजिटिव है, चेंज इन डायपोल मोमेंट, या अगर हम बोले चेंज इन डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो IR एक्टिव होते हैं. और अगर चेंज इन डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल है तो मॉलिक्यूल्स IR इनएक्टिव होते हैं. लेकिन ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनकी चेंज इन डायपोल मोमेंट की वैल्यू ज़ीरो आएगी या नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगी? तभी तो हम बता पाएंगे कि IR एक्टिव कौन से हैं और इनएक्टिव कौन से हैं. जैसे अगर हम बात करें सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर चेंज इन डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो डिस्टेंस फैक्टर होता है वो कैंसिल कर देता है पॉजिटिव पॉल नेगेटिव पॉल को, तो वो IR इनएक्टिव हो जाएंगे. लेकिन नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो IR एक्टिव होते हैं. क्यों? उस केस में जो डायपोल मोमेंट की चेंज वैल्यू होती है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होती है. तो अल्टीमेटली नॉन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर IR एक्टिव एंड सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स आर IR इनएक्टिव. The next topic is range of different groups in IR region. Most important topic. यानी पोजीशन क्या है ग्रुप्स की, किस बेस पे हम कंप्लीट स्ट्रक्चर बना पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी. ग्रुप्स की डिफरेंट पोजीशन है. क्यों? क्योंकि कंप्लीट जो आपकी रेंज है IR रीजन की, जो कंप्लीट रेंज है वो तो 667 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स है. तो अब ये तो लिमिट दे दी, लेकिन ये रीजन्स में भी तो डिवाइड होगा फर्दर. तो IR रीजन को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फिंगरप्रिंट रीजन और दूसरा फंक्शनल ग्रुप रीजन. फिंगरप्रिंट रीजन की जो रेंज है वो अप्रॉक्सीमेटली 667 सेंटीमीटर इनवर्स टू 1500 सेंटीमीटर इनवर्स है. एंड जो फंक्शनल ग्रुप रीजन की जो रेंज है वो 1500 सेंटीमीटर इनवर्स टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स है. अब जो 667 से 1500 सेंटीमीटर इनवर्स है वो क्या करता है, कौन से बैंड्स को स्टडी करता है, कौन सी ट्रांजिशंस को स्टडी करता है, और फंक्शनल ग्रुप रीजन कौन सी ट्रांजिशंस को स्टडी करता है. अब हम ये देखते हैं. जैसे कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो आपको किसी कंपाउंड में अगर 1190 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिल जाता है तो हम कहेंगे कि वो कहाँ से आया, फिंगरप्रिंट रीजन से आया. लेकिन अगर कार्बोनिल की कोई अगर आपको एक ट्रांजिशन मिल जाती है और वो आपको 1680 सेंटीमीटर इनवर्स पर मिल जाती है तो वो हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप रीजन में आया. यहाँ तक इतना तो क्लियर है. लेकिन नॉर्मली जो कार्बन कार्बन बॉन्ड की और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की जितनी भी आपकी वाइब्रेशंस होंगी वो बैंडिंग वाइब्रेशंस वो सारी कहाँ स्टडी होंगी, फिंगरप्रिंट रीजन में होंगी. और फंक्शनल ग्रुप की स्पेसिफिकली अगर हम बोले स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस वो कहाँ स्टडी होंगी, फंक्शनल ग्रुप में. सॉरी, यहाँ फिंगरप्रिंट में कार्बन कार्बन की और कार्बन हाइड्रोजन की बैंडिंग वाइब्रेशंस, और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो स्टडी होंगी वो फंक्शनल ग्रुप रीजन में स्टडी होंगी. अब अगर हम बात करें, अगर हम दोनों को स्टडी कर लें, वाइब्रेशंस ऑफ फिंगरप्रिंट रीजन और वाइब्रेशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप रीजन, दोनों को स्टडी कर दे तो हमें क्या पता चल जाता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंप्लीट स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाता है. ठीक है. तो इसी बेस पे अगर हम फैक्टर्स की बात करें जिस पर हमारी IR रेंज डिपेंड करती है, जो ऐसे हम वेव नंबर में स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा रीजन है 667 टू 4000 सेंटीमीटर इनवर्स, वो वेव नंबर का रीजन है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं. तो उनको कुछ ना कुछ, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेंज है और हर मॉलिक्यूल की अलग बताने पर कुछ फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे. तो हम उन फैक्टर्स को कुछ एग्जांपल से देखते हैं. जैसे कार्बोनिल की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज है वेव नंबर के केस में वो 1680 टू 1750 सेंटीमीटर इनवर्स होती है. कार्बोनिल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप रीजन में मिलेगा और जो रेंज है उसकी वो 1680 टू
1650 सेंटीमीटर इनवर्स की फॉर्म में मिल रही है। लेकिन अब ये सबके लिए यही वैल्यू या ये वैल्यू तो नहीं लिखी जा सकती, इन बिटवीन लाई करेगी। वो जो है इन बिटवीन वाली वो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट हो जाएगी। वो देखते हैं कैसे। जैसे पहला केस आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, दूसरा केस आपके पास एसिटल्डिहाइड है, तीसरा केस आपके पास प्रोपेनल्डिहाइड है। यानी आपके पास यहाँ मीथेनल, इथेनल, प्रोपेनल मिल गया। पहले केस में दोनों तरफ हाइड्रोजन लगे हुए थे, वैल्यू थी 1745 सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरे केस में एक तरफ मिथाइल लग गया, वैल्यू कम हो गई 1730 सेंटीमीटर इनवर्स। तीसरे केस में दोनों तरफ मिथाइल लग गए और वैल्यू जो चेंज हो गई वो 1715 हो गई। ऐसा क्यों हुआ? अब अगर आप नोटिस करो तो पहले केस में तो दोनों तरफ H था जिसके पास कोई इफेक्ट नहीं होता, ना आई इफेक्ट ना आर इफेक्ट, कोई भी फैक्टर नहीं होता। लेकिन इसके एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है जिसके पास प्लस आई इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होता है। और इसके पास सिमिलरली दो लगे हुए हैं, दोनों के पास भी क्या हो गया? प्लस आई इफेक्ट हो गया। तो यानी यहाँ यही मेंशन किया हुआ है कि पहले वाले केस में तो कोई इफेक्ट नहीं है, बट नेक्स्ट वाले केसेस में एक मिथाइल ग्रुप आ गया, नेक्स्ट वाले केसेस में दो मिथाइल ग्रुप आ गए। यहाँ आपने क्या कर दिया? प्लस आई इफेक्ट बढ़ा दिया, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट बढ़ा दिया, और यहाँ और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। तो इससे हुआ क्या होगा? जैसे ही प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पर एंटर हुए, यानी कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ा, वैसे ही कार्बोनिल ग्रुप का पोलर नेचर इंक्रीज हो गया। और जैसे ही इसका पोलर नेचर इंक्रीज हुआ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। और डबल बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, और बॉन्ड लेंथ के इंक्रीज होने से आप सबको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। मैंने बोला एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस, एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस, पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेस, एंड पोलर नेचर इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर जो आपका है वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। जैसे ही डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स कांस्टेंट के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यानी वो भी डिक्रीज हो जाएगा। कौन? फोर्स कांस्टेंट। किसके डिक्रीज होने से? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होने की वजह से। और जैसे ही फोर्स स्ट्रेंथ डिक्रीज हुई, फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज हुआ, न्यू बार डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि न्यू बार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।